नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्रयोगशाला परिचारक की हम क्लास ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक पर और राष्ट्रीय आय पर। ठीक है, ये दो विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर चलिए आज की हम सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। ठीक है, देखो मानव विकास सूचकांक, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, HDI। ठीक है, HDI देखो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में देखो कब किया था। मानव विकास जो HDI है उसका उस अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में हुआ था साथियों। और किसने किया था? तो अर्थशास्त्री महबूब उल हक। किसने किया था भाई? तो महबूब उल हक ने तथा उसके सहयोगियों ने मिल करके 1990 में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक पर इतना ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में देखो इसमें है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्न 3 चरों को शामिल किया गया है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का इसमें प्रतिपादन कब किया, ये क्लियर हो गया। अब मानव विकास सूचकांक को 3 चर में शामिल किया गया है। एक तो है इसमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा आता है शिक्षा सूचकांक तथा तीसरा आता है साथियों आय सूचकांक। ठीक है, इन 3 सूचकांकों की बात की गई है, मानव विकास के सूचकांक है। और ये तीनों सूचकांक मानव विकास के सूचकांक कहलाते हैं। बात करें हम सबसे पहले जीवन प्रत्याशा सूचकांक की। ठीक है, तो देखो जीवन प्रत्याशा सूचकांक क्या होता है? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मापन करता है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, जो जीवन प्रत्याशा है वो किसी भी देश की जनसंख्या जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मापन करता है। जन्म के समय से जब उसका मापन करता है तो वो कहलाता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। ठीक है, यहां तक। अगला आता है दूसरा इसमें शिक्षा सूचकांक। तो शिक्षा सूचकांक क्या है भाई? शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत 2 आंकड़ों को सम्मिलित किया गया है। एक तो है स्कूल अवधि के औसत वर्ष और दूसरा स्कूला अवधि के अनुमानित वर्ष। अर्थात स्कूल अवधि के औसत और अनुमानित, ये दो बिंदु की बात शिक्षा सूचकांक में कही गई है। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा आता है इसमें आय सूचकांक। देखो ये जो आय सूचकांक है आपको दिख रहा है, तो इसमें आय, अब भाई काम बूता करना है हमल्ला, है ना, काम बूता करबो तभी तो हमल्ला आय मिली। बैठे में बेगारी भाई, चुपे चुप बैठे रही है थोड़ी कुछ मिल जाए, संगवारी हो आप मतलब काम करना पड़ी, है ना। तो जीवन निर्वाह स्तर का जब हम मापन करते हैं, है ना, कैसे जीवन निर्वाह के लिए हम आय के स्रोत ढूंढें, क्रय शक्ति क्षमता की बात करते हैं, जिसको PPP कहा जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भी इसको कहा जाता है। क्लियर है भाई यहां तक? तो जीवन निर्वाह जो सूचकांक है, आय सूचकांक, इसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति देखो प्रति व्यक्ति कितना आय है उसी के हिसाब से हम जीवन निर्वाह कर पाते हैं, है ना भाई। तो ये 3 सूचकांक है। क्लियर है भाई यहां तक? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाते हैं हम, और आगे बढ़ के हम बात करते हैं यहां राष्ट्रीय आय की, क्योंकि ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है भाई। इकोनॉमिक्स, भारत के भूगोल के अंदर, भारत के अर्थशास्त्र में। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन देखो, अब जो राष्ट्रीय आय है उनके लेखांकन के जन्मदाता कौन है भाई? तो आपका नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता हुआ है। ठीक है, इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया था। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो रही है ना। देखो इसके बाद भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। तो किसने प्रति व्यक्ति आय की गणना की है? तो आपके दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की गणना की है और इन्हीं को राष्ट्रीय आय की बात कही है।
इसके बाद देखिए नौरोजी ने, दादा भाई जो नौरोजी हैं, उनके आधार पर 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। कब 20 रुपए बताई थी? तो 1868। आप सोच सकते हो, ताहदिन बीत गए संगवारी हो, 200 साल भी अगरिया गए, 250 साल हो गए। 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय हमारे देश के बताया इसे। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 1949 में भारत सरकार ने पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता, देखो 1949 में भारत ने राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए क्या किया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। कब किया राष्ट्रीय आय समिति का गठन? 1949 में, ठीक है, पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। देखो इस अध्यक्षता में एक कहना चाहिए समिति गठित हुआ जिसे राष्ट्रीय आय समिति कहा जाता है, ठीक है साथियों। राष्ट्रीय आय समिति गठित किया गया। उसके बाद देखो, उसके बाद मई 2019 से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना कार्य जो है मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको CSO कहा जाता है, ठीक है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था 2019 के पहले। अर्थात 1951 में यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना हुई है और यही जो है राष्ट्रीय आय की गणना करते थे। उसके बाद 2019 के बाद में वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा अब राष्ट्रीय आय की क्या की जाती है भाई? गणना की जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, ठीक है, क्या क्या विधियां हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां हैं, 3 विधि है। एक तो है साधन लागत या आय विधि जिसको कहते हैं, और दूसरी विधि क्या है? उत्पादन विधि, और तीसरी विधि आता है आपका व्यय विधि, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है। और एक चीज और आप जान लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आय विधि तथा उत्पादन विधि दोनों का उपयोग किया था। इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड थ्रू, ठीक है, 2 तरीके उपयोग होते हैं। क्लियर है भाई? चलो राष्ट्रीय आय की अवधारणा, प्रमुख अवधारणा जिस पर मैं बात करूं, तो राष्ट्रीय आय की जो प्रमुख अवधारणा है, तो देखो राष्ट्रीय आय एक व्यापक अवधारणा है साथियों। भाई राष्ट्रीय आय यदि आप निकालना चाहते हो भारत की, तो पूरे भारत पर आपको परीक्षण करना पड़ेगा, है ना, और इसकी गणना करना पड़ेगा। तो कैसे होगी इसकी गणना? तो 2 तरीके से प्रयोग करते हैं, एक तो घरेलू उत्पाद और एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद ये 2 तरीके से करते हैं। तो घरेलू उत्पाद सबसे पहले, और इसको क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, इसी को GDP नाम सुने हो ना, GDP, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। GDP से हम पता करते हैं कैसे? तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले व्यक्ति, चाहे उसमें विदेशी भी क्यों ना हो हमारे देश में, है ना, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अर्जित कुल आय को, अर्थात वो जितना अर्जित करता है उसी के कुल आय को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। कहने का मेरा तात्पर्य है एक वित्तीय वर्ष में भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अर्जित कुल आय को, है ना, एक साल में उसका सालाना जो आय पैकेज चलता था ना, पर एनम, एक साल के तौर कमाई करता है बाबू, इसे कहते हैं ना भाई, तो ठीक उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई? यहां तक आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ जाते हैं इसी में। और अगला पॉइंट पर आ जाओ। देखो भारतीय संसद में GNP राष्ट्रीय आय की गणना सभी अवधारणाओं में सबसे व्यापक अवधारणा मानते हैं। अब दूसरा इसमें आ गया निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या है भाई? इसको भी देखो। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP ये क्या होता है? तो देखो अब राष्ट्रीय उत्पाद में जो पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य है, ठीक है ना, क्या है? पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को ही घटा देने पर जो
प्रतिफल प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई? निवल या राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। कहने का तात्पर्य पूंजीगत वस्तु मूल्यह्रास को घटा देने पर, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एक साल के जो कमाई है उसमें पूंजीगत वस्तु के जो आप खरीदी बिक्री कर रहे हो, है ना, खर्चा पानी काट के, है ना, उसी को आप जब घटा देते हो तो उसको राष्ट्रीय निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका फॉर्मूला पर भी आप ध्यान दीजिए। देखो तो क्या है भाई? जीएनपी मूल्यह्रास, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा? अब जो मेन पॉइंट में हम आ गए, प्रति व्यक्ति आय के लिए एक तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो भारत की कुल राष्ट्रीय आय बटा जब आप जनसंख्या निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। क्लियर है भाई? तो आज के सेशन में मैं यही तक रखूंगा। राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू और मूल्य सूचकांक पर हमने बात कर लिया है आज के सेशन में। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में अगली कक्षा करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।